today's lecture is about metabolism of bile acid, bile salts, and free fatty acids. As we talk about bile acid or bile salt, the bile acids are derived from cholesterol. Quantitatively, the most important bile acid are cholic acid and chenodeoxycholic acid. Cholic acid is conjugated in the liver with glycine and taurine to form glycocholic acid and taurocholic acid. जब लीवर में जाते हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पे जाके टोरीन और कोलिन इनके साथ कंबाइन करता है और ग्लाइकोचोलिक एसिड, टोरोचोलिक एसिड या ग्लाइकोचीनोडिऑक्सीचोलिक एसिड एंड या टोरोचीनोडिऑक्सीचोलिक एसिड बनाता है। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोचोलिक एसिड कैसे बनता है, तो कोलिक एसिड जो है कोए में कन्वर्ट होता है, पहले अपना कोलियोइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एंड देन वो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करता है और ग्लाइकोचोलिक एसिड होता है। एंड सेम फॉर टोरीन। Chenodeoxycholic acid is also conjugated in the same way as cholic acid और फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड है वो मिनिमाइज आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो सोडियम से कंबाइन करते हैं और बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। The bile salts are mostly reabsorbed from the intestinal lumen and are desecreted by the liver into bile. The reabsorption of bile salt takes place in the upper small intestine. However, less than 10% of bile salt escape absorption here and are reabsorbed in the distal ileum by an active process. This enterohepatic circulation of bile salt is so marked that bile salt pass through 5 to 10 such cycles before being eliminated in feces. ये जो आपको साइकिल नज़र आ रहा है कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है, वहाँ से बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स बन रहे हैं, जहाँ तो वो स्टोर हो रहे हैं गॉल ब्लैडर में या वो इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि इमल्सिफिकेशन है फैट्स की। उसके बाद वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट से या इलियम से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा लीवर में जाते हैं, फिर वहाँ से दोबारा रिलीज़ होते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस जो है वो 8 to 10 साइकिल के बाद जो है वो बाइल एसिड जो है, बाइल सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं फीसिस के थ्रू। द प्राइमरी बाइल सॉल्ट अंडरगो बैक्टीरियल एक्शन इन द इंटेस्टाइन एंड पार्शियली कन्वर्टेड टू salts of deoxycholic acid and lithocholic acid. These acids are derivatives of colonic acid respectively. These changes in steroid ring appear to render the product less absorbable. अब जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उनके स्ट्रक्चर में और उनकी चेन में जो है वो चेंजेस लाते हैं। तो उनकी चेंज आने की वजह से हर साइकिल में थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो वो फिर फीसिस के थ्रू एलिमिनेट होते हैं और 5 to 10 साइकिल के बाद कम्प्लीटली एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है बैक्टीरियल के थ्रू। Normally about 8.8 gram of bile salt is excreted into feces per day. The liver has thus to synthesize this amount 0.8 gram per day of bile salt from cholesterol. तो यही जो पीछे आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करते हैं, तो फिर जब इस तरह बाइल एसिड बाइल सॉल्ट जो है वो कम होना शुरू होते हैं तो फिर और कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है कि वो बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड्स बनाएं। The synthetic activity of the liver is limited, and in the absence of ileal reabsorption, the amount of bile salt reaching the small intestine may swell considerably and result in an impaired lipid metabolism. मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्री फैटी एसिड, जब प्लाज्मा के फ्री फैटी एसिड होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज से आते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज की ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड जो है मोबिलाइज करते हैं और प्लाज्मा में आते हैं। या तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो लूज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इज नॉर्मली 15 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड दे फॉर्म ओनली अबाउट 5% ऑफ टोटल फैटी एसिड इन द प्लाज्मा। तो टोटल फैटी एसिड प्रेजेंट है उनका 5% जो है वो फ्री फैटी एसिड होते हैं। There is however a very rapid turnover rate of free fatty acid. हाफ लाइफ जो है उनकी अबाउट 2 to 3 मिनट होती है। जो कम्प्लेक्स होता है एल्बुमिन का और फ्री फैटी एसिड का
वो डिसोसिएट होता है तो जिसके बाद जो है फैटी एसिड जो है कंबाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टर विद सोडियम कैरीज फैटी एसिड इनटू द साइटोसोल। और को ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि सोडियम के साथ साथ जो है जो फैटी एसिड और प्रोटीन का कम्प्लेक्स है वो भी सेल के अंदर आता है, और दी सेल टेकअप बाय जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनको टेकअप कर लेती हैं, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन, और फिर वो यूटिलाइज होते हैं सेल के अंदर। जो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड है वो इंक्रीज होते हैं स्टार्वेशन में, क्योंकि स्टार्वेशन में एनर्जी चाहिए होती है और कुछ भी नहीं चाहिए हो रहा, खा रहे होते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज़ की जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है और फ्री फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है प्लाज्मा में। इंसुलिन जो है वो एब्सेंस में, इंसुलिन की एब्सेंस में, अगर इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है मैंने आपको बताया, तो वो सिंथेसिस कराता है, ब्रेकडाउन नहीं कराता। तो अगर इंसुलिन भी जो एब्सेंस होगी तो भी जो फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज होंगे प्लाज्मा में। द फ्री फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज इन ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट हैज़ बीन शोन दैट अबाउट 1/3 ऑफ प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड गो टू लिवर and other 1/3 go to the muscle. The muscle and the liver therefore receive major share of plasma free fatty acid. The muscle oxidize free fatty acid for energy, और लीवर जो है वो स्पेशल रोल प्ले करता है। लीवर एक तो ये ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं फ्री फैटी एसिड। इसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड लीवर में जो है डिसैचुरेशन और चेन लेंथनिंग और शॉर्टनिंग के ज़रिए जो है वो अपने करेक्टर्स में करेक्टर्स डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस होती है और उनकी कंजुगेशन होती है फॉस्फोलिपिड की कोलेस्ट्रॉल के साथ, और वो लिपोप्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं, और एक पार्ट जो है वो इसका लीवर में स्टोर होता है। ये सारे काम जो है लीवर परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म करने में फ्री फैटी एसिड के। अगर कोई भी रीज़न की वजह से अगर हम ज़्यादा फैट खा रहे हैं या मोबिलाइजेशन ज़्यादा है फ्री फैटी एसिड की डीपोर्ट फैट से, तो जो लीवर है उसमें फ्री फैटी एसिड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिनमें सबसे पहले है फैटी लीवर। क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो फैटी लीवर होना शुरू हो जाता है। दूसरा हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन्स। थर्डली कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो हाइपरकीटोनीमिया और कीटोएसिडोसिस कॉज हो सकता है। और ये सब जो मैंने आपको एक पैथोलॉजिकल कंडीशन बताई है ये सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटस में होती है, और क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंसुलिन के एक्शन को भी हिंडर करती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में सीवियर हो जाती है। इसके लिए ड्रग्स जो हैं थायाजोलिडिनोसोन्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, जो कि इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करते हैं। तो मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथवे था ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से वापस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बन रहा था, तो उस पाथवे के थ्रू फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फ्री फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर जो है वो कंडीशन को थोड़ा काम किया जाता है। फैटी एसिड आर यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंक्टोलिपिड की फॉस्फेनॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। लीवर का रोल लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन्स। फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड जो हैं इनका मेटाबॉलिज्म आप पढ़ चुके हैं, लिपोप्रोटीन का भी आपने आगे पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो लीवर का रोल जो है लिपिड में ये है मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन फ्री फैटी एसिड, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड जो है वो लीवर रेडिली अपटेक होता है बाय लीवर, और ये एसच जैसे मैंने आपको पीछे बताया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जैसे मसल करते हैं, लेकिन ये इनको एक तो स्टोर कर सकता है, लेकिन उनको इनकॉर्पोरेट करता है इनटू फॉस्फोलिपिड्स। इसके अलावा सम कीटोन बॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है नॉर्मल पर्सन, लेकिन अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो कीटोन बॉडी जो है वो उनकी फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वो लीवर जो है ऑक्सीडाइज करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड को बिटारिक एसिड, सो दैट दिस एसिड डज नॉट अपीयर इन द सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन फॉस्फोलिपिड, द लीवर ब्रेक डाउन एज वेल एज सिंथेसाइज द प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, लीवर जो है वो मेन ऑर्गन है जो कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट को और उसके लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है।
ठीक है। इसके अलावा लीवर सिंथेसाइज करता है और सप्लाई करता है एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल और इसके ईस्टर कैसे बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आर प्रोड्यूस बाय कोलेस्ट्रॉल प्लस एसाइल कोए, फिर कोलेस्ट्रियल ईस्टर बन जाते हैं। इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम कॉल्ड एसाइल कोए कोलेस्ट्रियल एसाइल ट्रांसफरेज ACAT। इसके अलावा लीवर बाइल सॉल्ट बाइल एसिड भी बनाता है और जो कि एक सिक्रीटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे काम करते हैं। Lipotropic factors are the factors, they are substances which present deposition of excessive fat in the liver. Choline is one of the most important lipotropic factor क्योंकि ये सिंथेसिस करता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की, जो कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है और कोलिन जो है वो इसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। फॉस्फोलिपिड जो इंटेग्रल पार्ट हैं सेल मेम्ब्रेन का और प्रोटोप्लाज्म का, वो भी क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं लिपिड की प्लाज्मा में, ताकि वो लीवर में अकोमुलेट ना हो और फैटी लीवर कोज ना करे। इसके अलावा कोलिन जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का लीवर में। अदर लिपोट्रोपिक फैक्टर आर बिटेन एंड मैथ्योनिन, जो कि अपना मिथाइल ग्रुप देते हैं बॉडी में। वो मिथाइल ग्रुप जो है वो हेल्पफुल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलिन और वो कोलिन फिर यूज़ होती है इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बाय डोनेटिंग इट्स मिथाइल ग्रुप। सो ये लिंक है कि बिटेन और मैथ्योनिन अपना मिथाइल ग्रुप देते हैं कोलिन को। कोलिन जो है वो अपना वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो इस तरह जो है वो एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर ये सारे काम करते हैं। इसके अलावा इनोसिटोल जो है वो भी कम्प्लेक्स बनाते हैं लिपिड के साथ, जिस फोस्फोटाइडल इनोसिटोल बनाते हैं जिसे हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये भी एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर जो है वो काम करता है। डाइटरी प्रोटीन जो है क्योंकि उसमें मेथियोनिन कंटेंट होता है तो वो भी हेल्पफुल होती है एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर, बिकॉज वो अपना मेथियोनिन जो है वो अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट फैट रिच डाइट होती है वो रिवर्स इफेक्ट रखती है और प्रीडिस्पोज करती है फैटी लीवर को। नेक्स्ट इज़ फैटी लीवर, जिसे हम हिपैटिक स्टीटोसिस भी कहते हैं। लीवर में नॉर्मली 5% फैट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका 20% हमारे पास ट्राइसाइलग्लिसरॉल होता है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो ट्राइग्लिसराइडग्लिसरॉल जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे हिपैटोसाइट में, जिसकी वजह से उनका कंटेंट जो है 20 से 30% हो जाएगा। ये बहुत सी जो रीज़न्स हैं वो इसको की वजह से ये हो सकता है फैटी लीवर। इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम फैट डिपोट्स टू लीवर, जब एडिपोज टिश्यू से फैट रिलीज होगा और लीवर की तरफ ज़्यादा जाएगा। जब फैट लीवर सिंथेसिस ज़्यादा करेगा फैट की, उसकी रिमूवल डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी ऑक्सीडेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो क्योंकि लीवर कंसर्न है सिंथेसिस ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म के फैट्स के, तो अगर कोई भी कंडीशन इंटरफेयर होगी तो जो ये सब चीज़ें हैं फैटी लीवर कॉज करेंगी। सबसे पहले है न्यूट्रिशनल फैक्टर। हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट करेगा फैटी लीवर में। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ले रहे हैं तो वो भी रिजल्ट करेगा फैटी लीवर में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, स्पेशली उन कंडीशन में जिसमें आप इंट्रावीनसली ले रहे हैं ग्लूकोज। लो प्रोटीन डाइट मैंने आपको पीछे लिपोट्रोपिक फैक्टर में भी बताया, क्योंकि उनमें मेथियोनिन लो प्रोटीन डाइट होगी तो वो कॉज करेंगे फैटी लीवर। क्योंकि मेथियोनिन डेफिशिएंसी होगी और मिथाइल अपना ग्रुप नहीं दे सकेगा और जिसकी वजह से फैटी लीवर क्वाशकोर जैसी डिजीज़ होंगी। क्वाशर होती है जिसमें चिल्ड्रन इफेक्ट होते हैं लो प्रोटीन इंटेक की वजह से एसोसिएटेड विद फैटी लीवर। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स इंक्लूड विटामिन ई, पायरोडॉक्सिन, पैंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 भी कॉज कर, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो भी फैटी लीवर होगा। स्टार्वेशन, दिस रिजल्ट इन एक्सेसिव मोबिलाइजेशन होती है स्टार्वेशन में। मैंने आपको पीछे भी बताया एडिपोज टिश्यू से ब्लड में, और ग्लूकोज सप्लाई जब ग्लूकोज सप्लाई नहीं होती तो फैटी लीवर में आल्सो भी सीन इन सेवरल रीनल ग्लूकोयूरिया एंड इन बोन चर्क डिजीज़, जिसमें जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ लिपोट्रोपिक फैक्टर। दिस कैन बी रिजल्ट, मैंने आपको पीछे लिपोट्रोपिक फैक्टर बता दिए हैं जो यूज़ होते हैं टू ट्रीट फैटी लीवर। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पैंक्रिएक्टोमी एंड पैंक्रियाटाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन एंड पैंक्रियाज। दिस लीड टू अ डेफिशिएंसी ऑफ लिपोट्रोपिक फैक्टर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस मेथियोनिन कैन नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रोटीन टेकन इन फूड।
क्योंकि जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए वो पेंक्रियाज से आते हैं। अगर पेंक्रियाज की कोई सर्जरी हुई होगी या रिमूवल हुआ होगा या उसमें कोई डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन होगी तो एंजाइम रिलीज़ नहीं होंगे प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए, तो मेथियोनिन जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी फूड में से, तो वो हम फिर एज अ लिपोट्रोपिक फैक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मेथियोनिन एंड कोलिन को जो है ओरली दिया जाता है टू ट्रीट फैटी लिवर। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस सिस्टीन एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग कोलिन, गुआनिडो एसिटिक एसिड टेक्स अप मिथाइल ग्रुप फॉर मेकिंग क्रेटिन, कोलेस्ट्रॉल और थायामीन। दिस विटामिन इंक्रीज एपेटाइट एंड कैन रिजल्ट इन रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ लिपोट्रोपिक फैक्टर। थायामीन जो है वो इंक्रीज़ करता है एपेटाइट को और फिर लोग जो हैं वो फैटी चीज़ें कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू प्रोटीन फूड, तो जिसकी वजह से लिपोट्रोपिक फैक्टर की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी, इट इज़ आल्सो अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर फैटी लिवर। अ स्पेशल टाइप ऑफ फैटी लिवर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, इसे हम नैश भी कहते हैं, डेट कैन प्रोग्रेस टू लिवर सिरोसिस। Many of these patients have type 2 diabetes or hypertriglyceridemia. Simultaneous presence of obesity, type 2 diabetes and hypertriglyceridemia and hypertension is called syndrome X and predisposed to non-alcoholic fatty liver disease patient. Next is ethyl alcohol. It has a direct hepatotoxic effect and causes a decreased oxidation of fat in the liver. On being mobilized, it supplies the body with acetyl CoA and NA, क्योंकि अल्कोहल के ब्रेकडाउन से आपका acetyl CoA प्रोड्यूस होता है। एथेनॉल आल्सो डिप्रेस सिट्रिक एसिड साइकिल इन द लीवर, फैटी एसिड फॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड। अगर हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल भी डिक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी एसिटाइल कोए की, ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोए की जो ऑक्सीडेशन होती है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में होती है, तो भी एसिटाइल कोए का लोड बढ़ेगा। दूसरा फैटी लिवर जो डायरेक्ट हिपेटोटॉक्सिक इफेक्ट कोज कर रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि ये फैट कंटेंट को लिवर में इंक्रीज कर देती हैं। इथेनॉल आल्सो डिप्रेस okay, an additional factor is that excessive alcohol consumption is usually associated with deficiency of other important nutritional factors such as vitamin, protein and lipotropic factor. उसके बाद है सर्टेन एंडोक्राइन फैक्टर्स। एंडोक्राइन फैक्टर्स में आते हैं हमारे हार्मोनल इफेक्ट। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है, तो फ्री फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एडिपोज टिश्यू से, तो वो लीवर में आके अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ में यही सेम इफेक्ट होता है जिसकी वजह से फैटी लीवर कोज होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सर्टेन हार्मोन इंक्लूडिंग थायराइड, कैटेकोलामाइंस, ACTH and glucocorticoid and female sex hormones. Severe acute fatty liver is seen in third trimester of pregnancy when female sex hormone production is very high. नेक्स्ट इज टॉक्सिक फैक्टर। इसमें सबसे पहले आते हैं केमिकल पॉइजनस, जिसमें आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, येलो फॉस्फोरस, लेड, आर्सेनिक, DDT इज कॉल्ड डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑक्टिक एसिड एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फैटी लिवर के। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड फ्रॉम गट ऑफ बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं, बेसिलाई हैं और ये फैट बिल्डअप करते हैं लिवर में। सर्टेन ड्रग्स जो हैं जैसे कि एस्पिरिन है, ये कोज करती है रेस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। फैटी लिवर होता है, साथ इंसेफ्लोपैथी होती है। अगर हम एस्पिरिन इनटेक नहीं करेंगे तो ये सिंड्रोम ख़त्म हो जाएगा। अदर ड्रग्स इंक्लूडिंग टेट्रासाइक्लिन, वेलपोरिक एसिड, मेथोट्रेक्सेट, वेलिनी, विटामिन ए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब भी फैटी लिवर कोज करते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिक फैक्टर्स। हाइपोक्सिक फैक्टर ये अनीमिया और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होते हैं कि जो हाइपोक्सिया है वो इंक्लूड कर देता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में, तो ये हेपेटोसाइट्स में जो है वो कोज करता है इंक्रीज फैटी लिवर। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें हाइपर लिपोप्रोटीनिमियाज एंड अबीटा लिपोप्रोटीनिमियाज होता है, ये आप नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर में। रोल ऑफ एडिपोज टिश्यू इन फैट मेटाबॉलिज्म, जो एडिपोज टिश्यू इनका सेंट्रल रोल प्ले करते हैं फैट की मेटाबॉलिज्म में, और इनमें स्पेशल मेसेंकाइमल सेल होते हैं जिन्हें हम फैट सेल और डिपोसाइट भी कहते हैं। और एक अप्रॉक्सीमेटली 70 kg का अगर एक इंडिविजुअल है तो उसमें 14 kg जो है वो इनका वेट होगा।
or it store fat during caloric excess and release them when they are needed, for example during starvation. Thus fat cells are not merely passive storage cells but are actively engaged in metabolic processes involving synthesis and hydrolysis of triglyceride. नेक्स्ट लिपोप्रोटीन लाइपेज का क्या रोल है? जब फॉर्मेशन होती है फैट की एडिपोज टिश्यू में, वो ग्लूकोज या फैटी एसिड की ब्रेकडाउन के बाद जो पीछे बच जाता है स्टोरेज फॉर्म वाला, तो जो एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज वो हाईली अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू में. ये क्या करता है? ये स्प्लिट करता है ट्रायोसाइल ग्लिसरॉल को containing from free fatty acid and glycerol from the chylomicron and VLDL present in blood plasma. बेसिकली ये लिपोप्रोटीन लाइपेज का काम होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की इन द फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. द फ्री फैटी एसिड जो है वो लिबरेट होते हैं, वो एंटर होते हैं एडिपोज टिश्यू में. और एक्टिविटी लिपोप्रोटीन लाइपेज इज अफेक्टेड बाय सर्टेन एपोलिपोप्रोटीन्स. उसके अलावा डाइटरी फैक्टर में अगर स्टार्वेशन है तो इनकी जो डिक्रीज़ हो जाएंगी और कार्बोहाइड्रेट इंटेक में इंक्रीज़ हो जाएंगी. इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स जैसे कि हेपरिन है वो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीज़ करता है लीवर से, और इस रिलीज ऑफ दिस एंजाइम इनटू प्लाज्मा. The fatty acid taken up by the adipose tissue are then converted to triacyl glycerol by being esterified with glycerol. उसके बाद जो फैटी एसिड जो इनकी ब्रेकडाउन हुई थी जो एडिपोज टिश्यू से आ रहे थे वो दोबारा लेते हैं ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे से आ रहा है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है उनमें कैनॉट इटसेल्फ फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल लिबरेटेड बाय लिपोलाइसिस टू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम ग्लिसरोकाइनेज. However, a normal glucose metabolism can provide sufficient glycerol 3-phosphate for fat synthesis. The triacyl glycerol molecule coalesces within adipocyte to form oily droplet that have little or no water. और वो oily droplet की फॉर्म में जो हैं स्टोर हो जाते हैं इन द बॉडी. होता क्या है कि जो एडिपोज टिश्यूज में जाके लिपोप्रोटीन लाइपेज ने डिवाइड किया था ट्राइग्लिसराइड को और की ब्रेकडाउन की थी उनको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया था. जब उनको एडिपोसाइड जो अपटेक करते हैं तो एडिपोसाइड में जाके दोबारा वो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड जो आपस में कंबाइन करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट. क्योंकि ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम जो है वो एडिपोसाइड में प्रेजेंट नहीं होता, सो इनको रिक्वायर होता है कि वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से आएगा, तो वो इटसेल्फ उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. उन्हें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन रहा है उसकी ज़रूरत रहती है. तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो ऑयली ड्रॉपलेट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एडिपोसाइड्स में. इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू है वो सिंथेसिस को सिर्फ ग्लूकोज से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो उसके पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट भी होता है, फैटी एसिड भी होते हैं, और जो एनर्जी आती है वो आती है ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो एडिपोज टिश्यू में, वहाँ से. इंसुलिन हेल्प करती है फैट सेल को कि वो ग्लूकोज का अपटेक करे और उसे यूटिलाइज करे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट. एडिपोसाइड जो हैं उनमें हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है जो कि स्टिमुलेट होता है बाय साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज, और जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये एंजाइम क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस करता है और बनाता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और फिर वहाँ से उनको सर्कुलेशन में भेज देता है. इस तरह ये साइकिल चलते रहते हैं. 2 एंजाइम रिक्वायर हैं, एक लिपोप्रोटीन लाइपेज जो कि ब्रेकडाउन फॉर्मेशन करता है और दूसरा है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. फैक्टर अफेक्टिंग एडिपोज टिश्यूज़, सबसे पहले कैलोरिक इंटेक. आपको मैं बता चुकी जितनी ज़्यादा हाई कैलोरिक इंटेक होगी ग्लूकोज की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और वो फैट की स्टोरेज फॉर्म में स्टोर होगा बॉडी में. ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी कॉज करेगा. ठीक है, और स्टार्वेशन में और सेमी स्टार्वेशन में या जो डाइट करते हैं उनमें ये रोल रिवर्स होगा, उसमें सिंथेसिस कम होगी, फैट की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी एडिपोज टिश्यू से. नेक्स्ट इज़ इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो एंटी लिपोलिटिक हार्मोन है and being anabolic it favor fat synthesis. ठीक है, as already mentioned insulin decrease lipolysis. Diabetes mellitus is associated with fat mobilization that lead to decrease in the reservoir and increase in plasma free fatty acid which may lead to formation of excessive amount of ketone bodies in the liver. When insulin is given to these patients they regain their adipose tissue content. Certain other factors also exert an anti-lipolytic effect by the same mechanism
इसमें निकोटिनिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन ई आता है। इंसुलिन जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एनाबॉलिक हार्मोन है, तो वो लिपोलाइटिक इफेक्ट नहीं देती। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो फिर लिपोलाइसिस ज़्यादा हो जाता है, और जब हम उनको इंसुलिन देते हैं तो फिर दोबारा से वो रीगेन कर लेते हैं। इसके अलावा निकोटिनिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन ई का भी यही रोल है। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड कैटेकोलामाइन। दीज एक्टिवेट साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन एंड देयरफॉर इंक्रीज फैट मोबिलाइजेशन। क्योंकि साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज क्या करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो लिपोलाइटिक इफेक्ट देते हैं और फैट की ब्रेकडाउन करते हैं और फैट मोबिलाइज कराते हैं। कैफीन पोटेंशिएट दिस इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस, और अगर हम कैफीन की इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो वो कैटेकोलामाइंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। अदर हार्मोन्स में हमारे पास आते हैं ACTH, TSH एंड ग्रोथ हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, और ये भी लिपोलाइटिक इफेक्ट देते हैं। बीटा MSH एंड ग्लूकागोन जो है, ये भी इंटरमीडिया पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं और लिपोलाइटिक इफेक्ट देते हैं। मैनी ऑफ द हार्मोन एक्टिवेट बाय, और ये सब हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिक AMP। Excessive amount of cortisol bring about the redistribution of body fat. Fat is mobilized from limbs to be deposited in the trunk and on the face behind the back, और Cushing syndrome cause करते हैं। इसके बाद है endocrine role of many hormone और hormone-like substances. Hormone-like substances are released from adipocyte, includes leptin, ये डिक्रीज करता है एपेटाइट को। एरोमेटाज कैटेलाइज करता है टेस्टोस्टेरोन को। एस्ट्रोजन में एंजियोटेंसिन 1 का प्रिकर्सर है और ये हाइपरटेंशन में रेगुलेट करता है। एडिपोनेक्टिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और लिपिड ऑक्सीडेशन को। आल्सो हैज़ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन वेस्कुलेचर। साइटोकाइंस प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर और रेजिस्टिन एंड रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन 4, ये सब क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं एडिपोज टिश्यूज़ को।